जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के 50 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 50 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री PDF के साथ हो जाए और आपकी जो है ना पैसा कहीं पे न लग पाए, तो आप ज़रूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िए और एक बार कमेंट में I am न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिए, क्योंकि आप लोग की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री PDF के साथ जो है कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं आपकी भी तैयारी बिल्कुल फ्री PDF के साथ हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी यहाँ से जो है हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू जो है क्लास को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है हमारे साथ आंसर जो है चैट सेक्शन में जरूर लगाइएगा, ठीक है। और लास्ट में बताइएगा कितना प्रश्न सही किए हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, ठीक है। चलिए लगाइएगा आप लोग। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो हम लोग जब सब्जेक्टिव पढ़े थे तो उस समय पढ़े थे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है, आप लोग इसका आंसर लगाइएगा क्या होगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत जो है रखे गए हैं, आप लोग इसका आंसर लगाइएगा क्या होगा। तो सिंधु सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखे गए हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हुए हैं। तो रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है 1922 में मिले थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगर पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है कब हुई थी, तो 1922 लगाइएगा। अगर हड़प्पा की पूछे तो आप लोग 21 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लगाइएगा। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के जो अवशेष है वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वह हुए हैं आपके मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस युग की सभ्यता है, आप लोग इसका आंसर लगाइएगा। चलिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन डी आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं। किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के को जारी किए हुए थे, तो यह किए थे आपके हिंदू यूनानियों ने, जो कि सबसे पहले भारत में जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि अनुदान प्रथा की, यानी किसने भूमि अनुदान प्रथा को आरंभ किया है या चालू किए हुए हैं, ठीक है। तो वह किए हुए थे आपके सातवाहनों ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। चलिए आप लोग इसका आंसर लगाइएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा। तो मौर्य वंश का संस्थापक आकर आप लोग क्या लगाए हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। चलिए लगाइएगा आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ पर थी, तो राजगृह, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजगृह पाटलिपुत्र नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई, यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी जो है कहाँ पर बनाई गई है। तो यह बनाए गए थे आपके पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और प्लास्टिक किए हुए स्तंभों पर ना लेख लिखवाए हुए हैं। तो वह थे आपके कौन? अशोक जी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में ना पाटलिपुत्र आए हुए थे? तो वह आए थे आपके सेल्यूकस के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री फाहियान जो है किस शासक के शासनकाल में भारत आए हुए हैं? तो वह आए थे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? लगाइएगा आप लोग यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन यहाँ पर किए गए हैं? तो हर्षवर्धन का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना जो है किसने किए हुए हैं? तो विष्णु शर्मा की है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कामसूत्र की रचना किसने की? लगाइएगा आप लोग इसका आंसर कि कामसूत्र की रचना जो है किसने किए हुए हैं? तो वत्स्यायन किए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य किसके मंत्री थे? कौटिल्य यानी चाणक्य वह किसके मंत्री थे? तो कौटिल्य जो चाणक्य थे वह किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनवाई थी? पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है बनवाए हुए थे? तो उदयनीय ने बनवाया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर लगाइए कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आप लोग लगाइएगा कुल 16 महाजनपद हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था? तो यह किए थे आपके कौन? बिंबिसार। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कौन सा है? तो 323 ईस्वी से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चलिए लगाइएगा आप लोग इसका आंसर कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किए हुए हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आप लोग इसका आंसर लगाइएगा। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य लगाइएगा। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब याद रखेगा। प्यारे बाबू क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिए। जो बच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF के साथ कराई जाएगी। क्लास के बाद आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदों की संख्या कितनी है? चलिए वैदों की संख्या आपसे पूछा है, तो हम लोग कुल कितने वैद पढ़े हैं? 4 वैद। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो गौतम स्मृति हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया हुआ है? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? यह किए थे आपके BS सुकथाकर। सुकथाकर जो है ये महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार किए हैं। ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर लगाइएगा कि महाभारत के किस पर्व में किया गया है महाभारत के युद्धों का वर्णन। यानी महाभारत के किस पर्व में महाभारत के युद्धों का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। तो आदि पर्व में जो है यहाँ पर किए गए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए कि कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने की। कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना जो है किसने किए हुए हैं, तो महाश्वेता दीवाने। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, माता के नाम से पुत्रों को नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में ना प्रचलित थी, तो यह थे आपके सातवाहन के शासनकाल में। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है। द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है, तो प्रथम 3 वर्षों को, यानी 3 वर्णों को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कुल कितनी है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग 18 लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और महाभारत में कुल 18 पर्व भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिमन्यु किसका पुत्र था। अभिमन्यु जो है यह किसका पुत्र था, तो अर्जुन का जो है अभिमन्यु पुत्र था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण की माँ कौन थी। चलिए कर्ण की माँ जो है यहाँ पर कौन हो जाएगा, आप लोग आंसर लगाइएगा। चलिए कर्ण की माँ कौन थी, तो कुंती लगाए हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कुंती होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन किसके शिष्य थे। अर्जुन जो थे वह किसके शिष्य हो जाएंगे। अर्जुन किसके शिष्य थे, तो यह थे आपके द्रोणाचार्य के। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के रचयिता कौन है। चलिए मनुस्मृति के रचयिता कौन है, तो मनु ही है। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को ना मानने वाले थे। किस वंश के राजा जो है बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, तो यह थे आपके कौन से राजा, तो सातवाहन के राजा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। चलिए पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में जो है किए गए हैं, तो ऋग्वेद में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। एक पूछता है आपसे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाए तो पुराना वेद भी आप लोग ऋग्वेद को ही याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो आश्रम व्यवस्था में हम लोग पढ़े कि कुल 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर लगाइएगा कि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था, तो शाही संप्रभुता के लिए लगाइएगा। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। तो कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ था तो उस समय विजयी कौन हुए थे, पांडवों हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध हम लोग पढ़े हैं कि 18 दिन कुल चले थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, संस्कृत भाषा में, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा है। महाभारत को किसने लिखा है, तो महाभारत को आपको पता होना चाहिए कि महर्षि वेद व्यास जी लिखे हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। एक पूछता है आपका कि रामायण, ठीक है, रामायण को किसने लिखा है। रामायण को किसने लिखा हुआ है, तो वाल्मीकि जी लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग से भी बिल्कुल होता है, भक्ति मार्ग से भी होता है, कर्म मार्ग, ये सभी मार्ग से जो है हिंदू में मोक्ष की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तू का उद्भव कहाँ हुआ, ठीक है। चलिए प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तू का उद्भव कहाँ पर हुआ है, तो इनकी उद्भव हुआ है प्यारे बाबू यूनान में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब ही, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख जो है ना मिलता है, तो इनमें कुल 64 मिलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, जैन परंपरा के अनुसार महावीर के
पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थकर कहा जाता था। तो वहाँ से पहले कुल 23 गो तीर्थकर जो हो चुके थे जिसे तीर्थकर कहा जाता था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो प्यारे बाबू फाइनली हम लोग 50 क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF के साथ कराई जाएगी। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी यहाँ से हो पाए। और नए हैं तो आप PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834, ठीक है। अगर आप नए हैं तो PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बाबू को टेक केयर। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए।